इंडिया में नेपो किड्स को तो सब हेट करते हैं क्योंकि वेल अमीरों को हेट करने में मजा तो आता ही है, लेकिन साथ में बॉलीवुड में कुछ आउटसाइडर्स भी है जिनकी रेपुटेशन कुछ खास नहीं है। एंड सिंस आपको हमारा मोस्ट हेटेड वर्सेस मोस्ट लव बॉलीवुड नेपो किड्स काफी पसंद आया, तो आज हम देखेंगे द मोस्ट लव वर्सेस मोस्ट हेटेड आउटसाइडर्स ऑफ बॉलीवुड, स्टार्टिंग विद द लेजेंडरी इरफान खान, द मैन एवरीवन लव्स, जिसका रीजन सिंपल है, ही वाज जस्ट नेचुरल। राजस्थान के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए इरफान जी अपने आप को एनएसडी तक पहुंचाए और शुरुआती दिनों में एक एयर कंडीशनर रिपेयरमैन का वो काम भी किए, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे एक्टिंग की सीढ़ी चढ़ी। मीरा नायर के सलाम बॉम्बे से फिर वो दूरदर्शन के सीरियल्स में भी नजर आए और हर एक रोल को उन्होंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और उन्हें परफेक्शन के साथ प्ले किया। इनफैक्ट बॉलीवुड में जब उन्होंने रोग फिल्म में एज लीड प्ले किया तो क्रिटिक्स साफ कह दिए, इरफान आई स्पीक्स लाउडर देन हिज वर्ड्स। और कभी उन्हें देख के लगा नहीं कि वो एक्ट कर रहे हैं, ही फेल्ट नेचुरल। लंच बॉक्स जैसी फिल्म में उन्होंने लोनलीनेस पोर्ट्रे किया तो पीकू में इरिटेशन, अट्रैक्शन एंड ह्यूमर, पान सिंह तोमार में उन्होंने अपने कैरेक्टर को ऐसा प्ले किया कि सबको उनसे सिंपैथी हो गई। ही वाज जस्ट दैट गुड। प्लस इरफान जी कभी मासी मूवीज में ज्यादा नजर नहीं आते थे, वो ऑर्डिनरी मैन को रिप्रेजेंट करते थे जो इस देश की मेजॉरिटी जनता है। फिल्म्स जैसे कि हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम हो, ब्लैकमेल, लंच बॉक्स, हर एक रोल में हम खुद को देख पा रहे थे। उनका हमें कभी कोई मैसिव पीआर देखने नहीं मिला जहां ही वाज एवरीवेयर फॉर नो रीजन। उन्होंने अपने काम से ही जनता का दिल जीता, जो काफी एक्टर्स समझ नहीं पाते कि एक्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ पीआर। एंड ही वाज गुड इन एवरीथिंग, कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, इवन एक्शन इन पान सिंह तोमार। I don't want to brag about myself, but I can do anything. इनफैक्ट जब इरफान खान हॉलीवुड गए तब भी वो इंडियन सिनेमा से जुड़े रहे। द नेमसेक, स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक पार्क, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, एंड येट वो इंडियन सिनेमा में काम करते रहे। इनफैक्ट कहते हैं कि इंटरस्टेलर में मैट डेमन का जो रोल था वो इरफान खान को ऑफर हुआ था, पर उन्होंने उस वक्त लंच बॉक्स को चूज किया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। उनके इंटरव्यूज आज भी थेरेपी जैसे साउंड करते हैं। एंड जब 2020 में इरफान खान जी गुजर गए तो लॉस पर्सनल फील हुआ, बिकॉज इरफान खान हमें अपने उस दोस्त की तरह लगते थे जिसके साथ चार बातें करके सब हील हो जाता था। आज भी उनकी मूवीज को रिवॉच करते वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि काश आज भी वो हमारे बीच होते। एंड मे बी दैट्स व्हाई पीपल लव इरफान खान। वो इतना ऐसा जेन्युइन आदमी ना, दोस्त बनना बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा आदमी मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट इन द इंडस्ट्री द वे इरफान वाज। तो जब उसके साथ एक बार काम कर लिया था तो मुझे लगा था इसके साथ ही you loved working with या मैंने सारे, प्लीज मैं तो बोल रहा हूँ उसको ला दो वापस, उसको लेके आओ, लेके आओ, इरफान शुड कम बैक। इरफान खान जी पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, उसे जाके तुम जरूर देखना। वहीं कार्तिक आर्यन जिनकी शुरुआत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी, अब बस एक ट्रोल बन के रह गए। डॉक्टर्स के घर पे पैदा हुए कार्तिक आर्यन इंजीनियरिंग करते करते ऑडिशन देने जाते थे और साथ में मॉडलिंग भी की है उन्होंने, जिसके बाद उन्हें अपने थर्ड ईयर में मिलती है लव रंजन की प्यार का पंचनामा, एक ऐसी मूवी जो कल्ट क्लासिक बन के रह गई। कार्तिक आर्यन वाज ग्रेट इन इट, कॉमेडी टाइमिंग अमेजिंग थी उनकी, इमोशनल एक्टिंग गजब की थी उनकी, और वो फ्रस्ट्रेटेड मोनोलॉग तो भाई हर एक टूटे हुए दिल वाले लड़के का फेवरेट डायलॉग है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके बाद कार्तिक आर्यन का करियर काफी सही जा रहा था। प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, सोनू के टिटू की सिटी, पति पत्नी और वो लुका छुपी से कार्तिक आर्यन चॉकलेटी बॉय वाले अवतार में हमें नजर आने लग गए। बट फिर जो ऑडियंस कार्तिक को पसंद करती थी वो कार्तिक को हेट करने लग गई। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि कार्तिक हर मूवी में सेम ही रोल कर रहे हैं, वही अर्बन बॉय वाला लुक, सेम डायलॉग डिलीवरी, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस के साथ वो हमें दिखने लग गए, जिससे लोगों को दिखने लगा कार्तिक आर्यन हैज नो रेंज। फिल्म्स जैसे कि फ्रेडी, धमाका, सत्य प्रेम की कथा और चंदू चैंपियन में कार्तिक ने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन ही वाज नॉट अप टू द मार्क गाइस, जिसकी वजह से जिस ऑडियंस का दिल कार्तिक ने जीता था ना, वही ऑडियंस अब कार्तिक के अगेंस्ट टर्न ऑन हो गई। और फिर आया भाई रीमेक और लेगेसी रोल्स पे टेक ओवर। पति पत्नी और वो रीमेक थी, लव आजकल 2020 एक ऑलरेडी बिल्ड फ्रेंचाइजी की वेव पे राइड कर रही थी, धमाका एक कोरियन मूवी का रीमेक थी, और फिर भूल भुलैया
सारी जनता चाहती थी अक्षय कुमार, जिसकी वजह से भूल भुलैया एक कल्ट क्लासिक ही बन गई, वो अपने रोल में वापस आ जाए। और कार्तिक आर्यन का रू बाबा वाला रोल भाई काफी ज्यादा क्रिंज था, तुम इसे डिनाई नहीं कर सकते। और अक्षय कुमार के फैंस सबसे ज्यादा नाराज थे कार्तिक आर्यन से। प्लस कार्तिक आर्यन को एज एन आउटसाइडर लोगों ने काफी एक्सेप्ट किया, लेकिन इंडस्ट्री में टैलेंट बोलता है और आउटसाइडर का ये जो नैरेटिव है ना, ये अब काम करना बंद कर चुका है। बट फिर भी हमें एक्सेसिव पीआर देखने को मिली, जहां कार्तिक आर्यन को शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे आउटसाइडर से कंपेयर किया जाने लगा, विच बैकफायर्ड ऑन हिम। और फिर कार्तिक आर्यन का प्लेबॉय इमेज एलिगेशंस आने लग गए, जहां उनकी को-स्टार के साथ एक अफेयर की न्यूज आने लग गई, विच मेड थिंग्स वर्स गाइस। वहीं रिसेंटली कार्तिक आर्यन पे एलिगेशंस भी लगे कि वो एक 17 साल की लड़की को डेट कर रहे हैं। इट वाज अ ह्यूज पीआर डिजास्टर। प्लस कार्तिक आर्यन को फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिलने लग गए, इवन चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड तक मिला उन्हें, व्हिच वाज वियर्ड, क्योंकि उस साल और भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे। कार्तिक आर्यन के करियर में प्रॉब्लम ये थी कि जनता एक एक्टर से वर्सेटैलिटी एक्सेप्ट कर रही थी, पर कार्तिक आर्यन अपनी मूवी में अक्षय कुमार बनने की कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे, जो भूल भुलैया और तू मेरी मैं तेरा समोसा पकौड़ा इसमें हमें देखने को भी मिल गया। और कार्तिक की पीआर ने उनके इस टैलेंट को छुपाने के लिए उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग कहकर मार्केट करना शुरू कर दिया, एंड दैट्स व्हाई ऑडियंस स्टार्टेड हेटिंग कार्तिक आर्यन, जिसपे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जा सकती है। अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। अब जहां एक तरफ इरफान खान जी को लोग उनकी सिंप्लिसिटी के लिए पसंद करते हैं, तो प्रियंका चोपड़ा को जनता उनके कॉन्फिडेंस, एम्बिशन एंड रीइन्वेंशन के लिए काफी पसंद करती है। उन्हें काफी हेट भी मिला लाइफ में, पर प्रियंका चोपड़ा के सक्सेस ने उनके हेटर्स को फैन बना दिया उनका। 2000 में मिस वर्ल्ड जीतने के बाद प्रियंका चोपड़ा पब्लिक लाइमलाइट में तो आ गई, पर अब इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा, जहां साउथ में वो थामीजान से शुरुआत करती है और फिर तुरंत ही उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा विद मूवीज लाइक हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, अंदाज, प्लान, मुझसे शादी करोगी। लेकिन उनका अगर कोई रोल सबसे आइकॉनिक बन गया तो वो था ऐतराज का सोनिया रॉय। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राज से मेरी पहली मुलाकात कंपनी के एनुअल डे फंक्शन पर हुई थी। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या जानबूझकर आपको छुपा रही है? जहां प्रियंका ने एक नेगेटिव रोल को ऐसा किया कि उन्होंने सबको शॉक कर दिया, और आज भी सोनिया रॉय का रोल आइकॉनिक माना जाता है। वो एंड वाला सीन तो वेल मीम बन गया, वो बात अलग है। Shut up, you bitch! मिसेस सोनिया बिच वो होती है जिसको अपने बच्चे के बाप का पता नहीं होता, जैसे आपको पता नहीं। सोनिया रॉय का रोल 2004 में काफी रिस्की रोल था, जो काफी लोगों के लिए करियर एंडिंग बन सकता था, लेकिन इट वाज प्रियंका। उन्होंने लगातार आइकॉनिक रोल्स किए, चाहे वो फैशन का एम्बिशन रोल हो, बर्फी की झिलमिल हो एक ऑटिस्टिक लड़की का रोल, सात खून माफ का वो ट्रबल रोल, या फिर मैरी कॉम में बॉक्सर का रोल एंड लव स्टोरी को पोर्ट्रे करना, व्हिच अपेरेंटली डिडंट एज वेल। आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया? मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। और बाजीराव मस्तानी में काशी बाई का रोल तो कौन ही भूल सकता है। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। वहीं कमीने हो, डॉन हो, दिल धड़कने दो, द स्काई इज पिंक, प्रियंका ने प्रूव करके दिखाया लोगों को कि शी इज वर्सेटाइल एंड शी कैन एक्ट। वहीं साथ में प्रियंका का ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी वाज बोल्ड, कॉन्फिडेंस एंड इट एम्पावर्ड अ लॉट ऑफ वुमेन, एंड ट्रस्ट मी, women love प्रियंका। ये बात मुझे कैसे पता? Because I love women and I talk to them। झूठ बोल रहा है। प्रियंका के इंटरव्यूज हो जाए, उनके स्टेटमेंट्स हो जाए, वो बोल्ड, दे शोड कॉन्फिडेंस, लेकिन प्रियंका ने भी अपना फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज देखा है। उनके ए लिस्टर्स के साथ अफेयर्स के रूमर्स आने लगे। So this is a jacket that I literally live in. Oh, And it's a hoodie. Yeah, and it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. That's फिर अचानक से प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में ज्यादा नजर आने लगी। रूमर्स आने लगे कि प्रियंका को इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया, विच वाज शॉकिंग। लेकिन प्रियंका के लिए एक दरवाजा बंद हुआ तो प्रियंका ने हॉलीवुड का दरवाजा खटखटाया एंड क्वांटिको जैसी सीरीज में वो नजर आए, बेवॉच, द मैट्रिक्स, सिटाडेल, द ब्लफ जैसी मूवीज में नजर आई। एंड ये सब प्रोजेक्ट्स मैसिव हिट नहीं थे, लेकिन येट इट मेड प्रियंका पॉपुलर। प्लस उनकी इस अंडरडॉग स्टोरी ने उनके लिए और सिंपैथी जनरेट की। एक ऐसे आउटसाइडर जिसे इंडस्ट्री ने निकाल दिया, तो
इस अंडरडॉग ने अपना नया रास्ता बना लिया और हॉलीवुड जाके उन्होंने फिल्म्स में काम किया, खुद के ब्रांड्स लॉन्च किए, एक फैमिली शुरू की वेयर शी इज लिटरली हैप्पी एंड डिस्पाइट बीइंग इन हॉलीवुड उन्होंने अपना इंडियन कनेक्शन लूज नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी लोग निक जोनास उनके हस्बैंड को इंडिया में जीजू करके बुलाते हैं। और अब वो एस राजामौली की फिल्म वाराणसी में नजर आने वाली है, जहां राजामौली जी की ऑलरेडी इंटरनेशनल फैंस बन चुके हैं RRR के वजह से, और प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड पॉपुलैरिटी इस फिल्म को और हाइप दे सकता है। प्रियंका का कॉन्फिडेंस, हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड हर ग्रोथ गिव्स कॉन्फिडेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली वुमेन, एंड दैट्स व्हाई पीपल लव प्रियंका चोपड़ा। पर कंगना रनौत जो एक अंडरडॉग बन के सबके सामने आई थी, वुमेन एम्पावरमेंट की वो इमेज बन गई थी, वो खोसा गया एंड द ऑडियंस स्टार्टेड हेटिंग कंगना। अपने करियर की शुरुआत कंगना ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग की थी। देखो फिल्म्स जैसे कि गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, वो लम्हे से कंगना सबका दिल जीत चुकी थी। इवन प्रियंका चोपड़ा के साथ फैशन में कंगना वाज जस्ट अमेजिंग। फिर तनु वेड्स मनु में कंगना ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया, और फिर 2014 की क्वीन में एज अ लीड कंगना ने दुनिया को ही दिखा दिया कि वो इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तनु वेड्स मनु में कंगना का डबल रोल, जहां हरियाणवी कंगना इतनी यूनिक थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कंगना नहीं है। क्रिश 3 हो या फिर रिवॉल्वर रानी हो, मणिकर्णिका हो, कंगना वाज गुड। कंगना के कैरेक्टर्स फ्लॉड थे, स्ट्रॉन्ग थे, इमोशनल थे, एंड कंगना पूरी मूवी में अपने दम पे कैरी कर रही थी। कंगना ने ओपनली नेपोटिज्म के डिबेट को जन्म दिया है, जहां वो ओपनली करण जौहर को कॉल आउट करती हुई दिखी भी है। Who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. You're flag bearer of nepotism, the movie mafia. जिसके बाद लोगों को कंगना और ज्यादा ही पसंद आने लग गई। काफी आउटसाइडर्स को कंगना में अपनी आवाज दिखने लग गई थी। उनका रजत शर्मा के साथ वो धमाकेदार इंटरव्यू, जिसमें कंगना ने आदित्य पांचोली से लेकर ऋतिक रोशन तक को एक्सपोज कर दिया था। तो बहुत सारे मर्दों को दर्द दिया है आपने। ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर ये मुझसे माफी नहीं मांगेगी तो मैं ऐसे ऐसे फोटोज, ऐसे ऐसे वीडियोस लीक कर दूंगा कि इसको शर्मिंदा कर दूंगा। क्वीन की रिलीज से पहले मुझे कहता तुम्हारा हमारा कुछ लेना देना नहीं है, भूल जाओ, लेकिन अब खुद के दिल में चोर है। 2016 में वो खुद जाता है, नोटिस भेजता है, खुद साइबर क्राइम जाता है। अरे राकेश जी ने कहा वक्त आएगा तो मैं उनको एक्सपोज करूंगा, तो वक्त कब आएगा? वो उसे लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे और कंगना को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देखा जाने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे कंगना की यही इमेज चेंज होती हुई दिखने लग गई, एंड द रीजन इज कंगना के ऑफ स्क्रीन स्टेटमेंट्स, जहां एक तरफ उनके रूल्स वुमेन एम्पावरमेंट के अराउंड थे, वहीं कंगना वुमेन के बारे में ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स देने लग गई थी। उन्होंने आलिया भट्ट को कॉन्स्टेंटली टारगेट करना शुरू कर दिया और उन्हें करण जौहर की पपेट ही कह दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज से पहले कंगना काफी नेगेटिव थी और इवन सारा अली को पापा की परी और रोम कॉम बिंबो ही कह दिया उन्होंने। तापसी पन्नू से डिसएग्रीमेंट के बाद कंगना ने तापसी को चापलूस आउटसाइडर तक कह दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तापसी उन लोगों के साथ काम करती थी जिनसे कंगना डिसएग्री करती थी। इनफैक्ट उनकी बहन रंगोली के अकाउंट से तापसी को कंगना की सस्ती कॉपी तक कहा गया। कंगना बिलो द बेल्ट थोड़ा जाने लग गई जब उन्होंने उर्मिला मातोंडकर से डिसएग्रीमेंट किया। A derogatory interview given by Urmila Matondkar. The way she was talking about me, just completely teasing through the interview, pulling faces and just making a mockery out of my struggles. Even Urmila Matondkar, she is a soft porn star. I know it's very blatant, but no, I want to ask you, she's not known for her acting for sure. ऐसे constant attacks के साथ साथ कंगना की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी थोड़ी वियर्ड होने लग गई। उन्होंने कह दिया 1947 में मिली आजादी भीख में मिली हुई थी, इवन दो उनके ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। मुंबई को उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कंपेयर कर दिया था जब उनके ऑफिस को बीएमसी ने तोड़ दिया था। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर उन्होंने फार्मर्स को और बुजुर्ग औरतों को 100 रुपए में बिकने वाली औरत तक कह दिया था। और रिसेंटली जो जेनजी प्रोटेस्ट के टाइम पे कंगना की स्टेटमेंट आई है कि जेनजीज को वाहियात जनरेशन कहते हुए उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने ये कह दिया कि ये लोग अच्छे होम मेकर्स कभी नहीं बन पाएंगे। पर लोगों ने नोटिस किया कि जिस लाइफस्टाइल के लिए कंगना जिन जेनजीज को क्रिटिसाइज कर रही है, वही सेम लाइफस्टाइल तो कंगना भी जी चुकी है। और लाइन से कंगना की जो सारी फिल्म्स है वो फ्लॉप होने लग गई, विच शोज कि कंगना जहां एक वक्त पे जनता का दिल जीत चुकी थी, वही ऑडियंस अब
अब कंगना के ऑफ कैमरा टॉक्सिक स्टेटमेंट्स को देखने के बाद उनसे दूर जाने लग गई। ऑडियंस ने कंगना को तब प्यार किया जब वो बॉलीवुड के पावरफुल लोगों से लड़ने वाली एक आउटसाइडर थी, लेकिन जब हर डिसएग्रीमेंट एक पर्सनल अटैक और हर क्रिटिक एक दुश्मन बन गया उनके लिए, तो वही ऑडियंस अब उनसे कड़वाहट रखने लग गई। अगर तुम्हें कंगना रनौत की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में और डिटेल में जानना है तो तुम हमारी ये 3 पार्ट सीरीज जरूर जाकर देखना। वही हमारे फैमिली मैन मनोज बाजपेयी की एक अलग फैन फॉलोइंग एंड पीपल लव हिम। मनोज बाजपेयी वो आउटसाइडर है जिन्होंने अपने काम से खुद को इस इंडस्ट्री का सबसे टैलेंटेड एक्टर बना दिया। इन्होंने ए लिस्ट एक्टर्स में अब काउंट किया जाता है। अपनी शुरुआती दिनों में मनोज बाजपेयी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्हें इवन काफी प्रोजेक्ट से रिजेक्ट कर दिया गया था, कह के कि वो कोई हीरो जैसे नहीं दिखते। लेकिन इस स्ट्रगल को मनोज बाजपेयी ने कन्वर्ट किया इनटू समथिंग रियली स्ट्रॉन्गर और बैंडिट क्वीन से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया सत्या से, जहां बीकू मात्रे एक सपोर्टिंग एक्टर होते हुए भी फिल्म का हाईलाइट बन गया। मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा छोटा सा बच्चा है मेरा। क्या रे उनका मुंबई का किंग कॉन्ग आज भी आइकॉनिक है। और इसके बाद मनोज बाजपेयी ने अपने आप को एक ही टाइप के रोल में लिमिटेड नहीं रखा। जहां सत्या में वो गैंगस्टर थे तो शूल में वो एक स्ट्रिक्ट कॉप थे, एलओसी कारगिल में एक आर्मी ऑफिसर, तो राजनीति में एक पॉलिटिशियन। लेकिन फिर एक न्यू जनरेशन से वो इंट्रोड्यूस होते हैं जब अनुराग कश्यप के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं इन द आइकॉनिक गैंग्स ऑफ वासेपुर में। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। एक ऐसा शेमलेस कॉन्फिडेंट गैंगस्टर जो फनी है, खुंखार है, इनसिक्योर है, बट आइकॉनिक है। और ये रोल हमेशा के लिए आइकॉनिक बन गया। आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट इतना कि जब ये मूवी रिलीज आई थी और एंड में इस कैरेक्टर की डेथ होती है, लोगों को डाउट था कि पार्ट 2 चलेगा भी कैसे। अब मनोज बाजपेयी कभी रुके नहीं। उन्होंने अलीगढ़ जैसी मूवी की जहां वो एक गे प्रोफेसर का रोल करते हैं जो सरदार खान के रोल से काफी अलग था। वो शाई है, जेंटल है एंड वर्नेबल है। एक एलजीबीटी कैरेक्टर प्ले करना, वो भी एक ऐसे एक्टर के लिए जो काफी फेमस है, काफी रिस्की है, एंड येट ही डिड इट। उसके बाद मनोज बाजपेयी प्ले करते हैं रोल ऑफ गणपत भोसले इन भोसले, एक ओल्ड एज मराठी मैन। डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम बिहार, मनोज बाजपेयी ने एक मराठी आदमी की रोल को काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया। उन्होंने खुद के लुक को ओल्ड रखा। ही वाज साइलेंट एंड इमोशनली एग्जॉस्टेड। गुलमोहर हो या डिस्पैच या गवर्नर, उन्होंने अपने हर एक रोल को ऑनेस्टी से किया। कॉमेडी, एक्शन, इमोशनल सीन्स, ड्रामा एंड व्हाट नॉट। और फिर आता है फैमिली मैन, एक ऐसा सीरीज जिसने मनोज बाजपेयी को एक अलग ही जनरेशन से इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसे लोग आज भी बिंज वॉच करना पसंद करते हैं। बस बहुत हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तरह करता रहता है। नोबडी कुछ बोल मत, एक मारे मुंह खोल। नोबडी। श्रीकांत तिवारी इज फनी, फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनल एंड द बेस्ट पार्ट, वो एक स्पाई है। मैं एक एजेंट हूँ। ओके ट्रैवल एजेंट ना। इस शो में वो सब था जो यंग ऑडियंस डिमांड करती है एंटरटेनमेंट में। ही रिप्रेजेंटेड द कॉमन ऑडियंस। उन्होंने दिखाया कि जिन फैक्टर्स की वजह से उन्हें सिनेमा ने रिजेक्ट किया, आज वो उसी को ओवरकम करके अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीत रहे हैं। इसलिए मनोज बाजपेयी जरा मेन स्ट्रीम मसाला मूवीज में रेयरली नजर आते हैं और रिस्की प्रोजेक्ट्स में ज्यादा अपीयर होते हैं। प्लस उनके इंटरव्यूज में वो काफी नेचुरली फनी रहते हैं, जैसे कि समदीश भाटिया का इस एपिसोड में। क्लासीनेस कब आई? पहले से थी, वो तो गरीबी ने रोक रखा था। प्लस उनके ओपिनियन अबाउट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी काफी सेंसिबल रहते हैं, जैसे कि कबीर सिंह डिबेट के टाइम उनका ये स्टेटमेंट, यू वांट टू टेक इट द वे इट इज, फाइन. You don't want to take it the way it is, don't watch it. The moment you try to load it, burden it with your own morality, then should be ready for all other segments of the society who are going to point fingers and try to mutilate other contents which will not suit their morality. Are you ready for it? No, but are you ready for it? You shut down one Kabir Singh, there will be 50 other films that you will agree with, the other segments will not agree with it. They will burden with their own morality and they will start censoring it. मनोज बाजपेयी वो आउटसाइडर है जिन्होंने अपने स्ट्रगल को बेचने की जगह अपने टैलेंट को सेल किया, एंड नो वंडर We love मनोज बाजपेयी। लेकिन इंडिया की फर्स्ट वुमेन जो एग्जिस्ट करती है, उर्वशी रौटेला, जहां वो अपनी ब्यूटी के लिए खुद को ही सेलिब्रेट करने लग जाती है, वो बस एक ट्रोल्ड एक्ट्रेस बनकर रह गई हैं। 19 साल की उम्र में उर्वशी सिंह साहब द ग्रेट में अपीयर होती है अपोजिट सनी देओल सर, जहां उन्होंने एक किसिंग सीन भी किया है सर के साथ। अब 15 साल की उम्र में उर्वशी मॉडलिंग करती आ रही थी और अपेरेंटली वो मिस दीवा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 भी जीत चुकी है। और अपने करियर के शुरुआती दिनों में उर्वशी का करियर काफी ज्यादा प्रॉमिस
सिंह भी नजर आ रहा था। वो कन्नड़ा मूवी मिस्टर अरावत में नजर आई है। फिल्म सनम रे में भी उर्वशी अपीयर हुई है, जो डिसेंट परफॉर्म करती है बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन फिर उर्वशी के रोल्स ओवर सेक्सुअल होने लग जाते हैं, जैसे कि ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हेट स्टोरी 4, पागलपंती, और उर्वशी की एक्टिंग रेंज एक पोटैटो जैसी हो जाती है। अब उर्वशी को ट्रोल या हेट करने का रीजन सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं है, एक और रीजन है, वो है उनका नार्सिसिज्म बिहेवियर। जैसे कि उनका द फर्स्ट वाली स्टेटमेंट्स, जैसे कि ओनली वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स ट्वाइस, जो सफेद झूठ है। फिर फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू कोलैबोरेट विद मोहम्मद रहमान, जो क्रेडिबल बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट इंडियन टू जज मिस यूनिवर्स, ये भी झूठ ही है। फर्स्ट इंडियन एक्टर टू लॉन्च क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन पेरिस, झूठ है ये भी। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव यूएई गोल्डन वीजा, ये भी झूठी है। और ऐसे ना जाने कितने फर्स्ट स्टेटमेंट्स थे जो लगभग झूठी हैं। जिसके बाद उर्वशी एक मीम बन गई है मार्केट, जहां लोग उर्वशी को आज तक ट्रोल करते आ रहे हैं। उर्वशी की ऐसी काफी स्टूपिड स्टेटमेंट्स लोगों ने देखी हैं। जैसे 2025 में उर्वशी ने क्लेम कर किया था कि ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लोकल पंडित्स इस बात पे बहुत ज्यादा भड़क गए थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो माइथोलॉजिकल उर्वशी और भगवान सती का मंदिर है, उर्वशी रौटेला का नहीं। उर्वशी रौटेला कोई अभिनेत्री है और बद्रीनाथ में अपने नाम का मंदिर होने की बात कर रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। उर्वशी मंदिर बद्रीनाथ में है, लेकिन उर्वशी भगवती सती जो भगवान शंकर की पत्नी थी, उनके शरीर के कई अंग जगह जगह गिरे और पूरे भारतवर्ष में 108 मंदिर, 51 शक्तिपीठ, और उसी में बदरियाम उर्वशी तथा बद्रीनाथ में उर्वशी यानी उरु भाग गिरा उर्वशी, और ये उर्वशी मंदिर भगवती सती का है, भगवती दुर्गा के रूप में है। 2022 में उर्वशी फिर कंट्रोवर्सी में आती हैं जब वो क्लेम करती हैं कि एक आदमी मिस्टर आरपी उनका काफी देर वेट कर रहा था उनसे बस मिलने के लिए। अब लोगों को लगा कि भाई आरपी मतलब तो ऋषभ पंत ही होता है, जिसपे ऋषभ पंत रिस्पॉन्स करते हैं अपने ही इंस्टाग्राम पर बाद में उसे डिलीट भी कर देते हैं। अब जिसके बाद T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर वो क्रिप्टिक पोस्ट डालने लगी और इवन ऑस्ट्रेलिया भी गई T20 देखने के लिए, जिससे लोगों को उर्वशी एक बहुत ऑब्सेस्ड स्टॉकर जैसी नजर आने लग गई थी। और फिर आता है भाई सैफ अली खान पे जब अटैक हुआ था ना, तो उसके बारे में जब उर्वशी से पूछा गया तो उर्वशी ने उस पूरे इंसिडेंट को अपने बारे में ही बना दिया। मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। प्लस जब उर्वशी बालकृष्णन के साथ एज अ लव अपोजिट नजर आई थी डाकू महाराज द लेजेंडरी पिक्चर में, जिसका भाई उन्हें बहुत अलग ही बैकलैश मिला है। अब उर्वशी का एंटायर करियर एक कैलकुलेटेड पीआर है गाइस, जो कंट्रोवर्सीज के अराउंड रिवॉल्व ही करता रहता है हमेशा, जिसकी वजह से उर्वशी को काम और ज्यादा मिलता है। पर लैक ऑफ टैलेंट इन हर एक्टिंग और बस नार्सिसिज्म की वजह से ऑडियंस हेट्स हर। पर तृप्ति दिमरी का केस काफी अलग और काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। एक रात में वो नेशनल क्रश बन गई, तो दूसरे झटके में वो मोस्ट हेटेड एक्ट्रेस बन गई। लोगों को लगा कि इंडस्ट्री उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है एंड शी इज जस्ट एन आई कैंडी। 2018 में तृप्ति कुछ अंडररेटेड मूवीज में नजर आती है, जिसे सिलेक्टिव सिनेफाइल्स ने नोटिस किया। 2018 में अपने फर्स्ट प्रॉपर रोल में नजर आए इन लैला मजनू ऑपोजिट अविनाश तिवारी एंड शी वाज रियली गुड इन दैट मूवी। 2020 की बुलबुल तो आज भी अंडररेटेड है और 2022 की कला में शी वाज हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। तृप्ति ने 3 मूवीज में एक फ्लॉड ट्रबल वुमन का रोल प्ले किया, जो रोल्स तीनों मूवी में अलग थे एंड येट दे वर अमेजिंग। एंड सिनेफाइल्स के बीच शी वाज फेमस, एक आउटसाइडर जिसमें टैलेंट है एंड पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन फिर मेन स्ट्रीम मूवी में वो जंप करते हुए नजर आती है 2023 के एनिमल में, जिसमें शी वाज रियली गुड अंटिल उनकी केमिस्ट्री रणबीर कपूर के साथ काफी अच्छी थी और उनका एक बोल्ड सीन काफी था मेन स्ट्रीम मूवी वॉचर्स के बीच उन्हें पॉपुलर करने के लिए। इंस्टेंटली तृप्ति नेशनल क्रश बन गई, उनके इंस्टाग्राम फॉलो सडनली मिलियन में चले गए, लोग उन्हें भाभी 2 कह के बुलाने लगे। लेकिन उनके ओल्ड फैंस वरीड थे कि क्या तृप्ति को बॉलीवुड अब सेक्सुअलाइज करने वाला है। और फिर आता है बैड न्यूज का पोस्टर, जिसमें तृप्ति
ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही है। फिल्म के प्रमोशन के गाने भी यही सजेस्ट कर रहे थे। इवन दो मूवी में शी वाज सिंपल एंड एम्बिशियस, लेकिन द डैमेज वाज डन। फिर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो भूल भुलैया 3, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बने जो फ्लॉप थे। इवन दो तृप्ति इन मूवीज में अच्छी थी, तृप्ति को बैकलैश मिलने लगा कि वो बस एनिमल में एक बोल्ड सीन करके फेमस हुई है एंड शी इज नॉट इवन टैलेंटेड। विक्की विद्या का वाला वीडियो का सॉन्ग मेरे महबूब में उनके डांस स्टेप्स बहुत ज्यादा ही वियर्ड थे और लोग उन्हें टैलेंटलेस तक कहने लग गए। इसमें तृप्ति की कोई गलती नहीं है कि जनता ने उन्हें एनिमल से डिस्कवर किया, उन्हें सेक्सुअली फिर शेम किया जाने लगा। उन सिनेफाइल्स को लगने लगा कि उनकी अंडररेटेड तृप्ति अब मेन स्ट्रीम हो चुकी है। द बैकलैश फेल्ट एक्सट्रीमली अननेसेसरी क्योंकि शी हैड ऑल द राइट्स टू एक्सप्लोर। लेकिन फिर 2024 में री रिलीज होती है लैला मजनू और उसी कुछ मेन स्ट्रीम ऑडियंस ने तृप्ति के टैलेंट को एक्सप्लोर किया एंड दे वर सरप्राइज्ड टू सी हाउ गुड शी इज। फिर आती है धड़क 2 जिसमें तृप्ति का सीरियस कैरेक्टर जनता को काफी पसंद आया और रोमियो में वो शाहिद कपूर के ऑपोजिट नजर आए एंड इवन दो द मूवी वाज रियली बैड, तृप्ति के परफॉर्मेंस को काफी ऑडियंस ने पसंद किया। और फिर आती है नेटफ्लिक्स पे माँ बहन एंड तृप्ति की कॉमिक टाइमिंग की काफी तारीफें हुई और जो बैकलैश, जो क्रिटिसिज्म, जो हेट उन्हें देखने मिल रहा था अपने पास्ट में, अब वही लोग उनके फैन होने लगे। एंड इसमें कोई तृप्ति की गलती नहीं है कि तुमने बुलबुल और कला से उन्हें डिस्कवर नहीं किया। शी हैड टू गो मेन स्ट्रीम जस्ट टू सेल हर वर्क एंड अब उनके हेटर्स भी उनके फैन बनते जा रहे हैं एंड शी हैज मोर टू ऑफर। वैसे तृप्ति दिमरी पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तुम उस वीडियो को जाके जरूर देखना। लेकिन अक्षय कुमार जो एक वक्त ऑडियंस के दिलों पर राज करते थे, उनके करियर का टैंजेंट ऐसा गया कि ऑडियंस भाई डिवाइड हो चुकी है आज की डेट में और उनकी लाइन से फिल्म्स फ्लॉप भी होना शुरू हो गई है, व्हिच इज सैड गाइस। और इसी का रीजन है अक्षय कुमार की रीसेंट फिल्म चॉइसेस। मत करो ये 90s में अक्षय कुमार जब इंडस्ट्री में एंटर हुए थे ना, तो वो एक्शन हीरो बनकर आए थे सबके सामने। खिलाड़ी सीरीज हो या मोहरा, अक्षय कुमार के स्टंट्स ने ऑडियंस का दिल ही जीत लिया था। वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे ऑडियंस के बीच में। I mean, वो ऑलरेडी मार्शल आर्ट में ट्रेन थे, ही वॉज गुड लुकिंग और साथ में रोमांस हो या कॉमेडी भाई 90s में ही वॉज टू गुड। लेकिन फिर अक्षय कुमार ना जॉनरा स्विच कर लेते हैं, मतलब वो प्रॉपर कॉमेडी फिल्म्स में आ जाते हैं। मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा तो अभी जा, और सिर्फ दाल बनाऊंगा लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा, बिना तड़के के दाल खा लूंगा। अब आए ना लाइन पे, जिसमें फिल्म्स आती हैं जैसे कि हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, वेलकम। इन फिल्मों ने अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस सब कुछ अमेजिंगली दिखाया है। और आज भी नॉस्टैल्जिया कॉमेडी फिल्म्स के बारे में जब हम सोचते भी है ना, तो अक्षय कुमार ही दिमाग में आते हैं हम सबके। बेहोशी का नाटक कर रहा बुढ़ा कह रहे हैं, कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। लेकिन अक्षय कुमार यहां तक लिमिटेड नहीं थे। उन्होंने नमस्ते लंदन, स्पेशल 26, बीबी, एयरलिफ्ट, रुस्तम, पैडमैन जैसी फिल्में भी की हैं जो सोशल मैसेज पर ही थी। एंड अगेन अक्षय कुमार का करियर हिट जा रहा था, मतलब बिल्कुल सही जा रहा था। लेकिन फिर शुरू होता है अक्षय कुमार का हर 2 महीने में एक पिक्चर आकर रिलीज कर देना। ऑडियंस एक मूवी देख के निकलती थी, दूसरी आ जाती थी, दूसरी देखकर निकलती थी, तीसरी आ जाती थी तब तक थिएटर में। और इसमें हमें देखने को मिला लॉस ऑफ क्वालिटी। उनकी कुछ सालों में जो रिलीज हुई फिल्म में, उसमें अक्षय कुमार का जो लुक है वो भाई सेम ही है, एक्सप्रेशन क्या है वो सेम ही है। और फिर लोगों ने भाई पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि अक्षय कुमार डायलॉग्स टेलीप्रॉम्प्टर या कार्ड से देखकर पढ़ते हैं, व्हिच शोड कि वो अपने रोल्स में पहले जैसी मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। 2022 में ना उनकी 6 मूवी रिलीज हुई थी और सब लाइन से फ्लॉप हो गई थी। 2023 में 3 और रिलीज हुई थी, उसमें से सिर्फ 1 हिट हुई थी। पर 2024 में भाई सेम सीन देखने को मिला हमें। उनकी बुरी फिल्में भाई ज्यादा आने लग गई, जिसकी वजह से ऑडियंस का ट्रस्ट जो था अक्षय कुमार द ब्रांड पे वो हटने लग गया। इसलिए उनकी कुछ अच्छी फिल्में भी सफर करने लग गई इस हिट में, जैसे कि भाई खेल खेल में जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी बट मूवी काफी अच्छी है। प्लस उनकी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू में आम वाला सवाल, हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? उनका कैनेडियन पासपोर्ट वाली कंट्रोवर्सी हो गई, या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करने वाला एक आदमी सडनली विमल की एड में अपीयर हो जाता है, which was the nail in the coffin guys। उनकी मूवीज में जहां परफॉर्मेंस मोनोटोनस होने लग गई थी, ऑडियंस ने ये चीज नोटिस भी करना शुरू कर दिया था। वो अपनी छोटी एज की एक्ट्रेसेस के साथ पेयर अप होने लग गए थे। ऑडियंस एक वक्त अक्षय कुमार की दीवानी थी गाइस। वो इंटरव्यूज वगैरह में नेचुरली फनी नजर आते थे, मूवीज उनकी कल्ट बन जाती थी। लेकिन रिसेंट टाइम्स में रीमेक्स पे रीमेक्स, हर मूवी में क्वालिटी का ड्रॉप होते हुए दिखना, ऑडियंस ना अक्षय कुमार से काफी डिसअपॉइंट हो चुकी है अक्षय कुमार से। और ऑडियंस
ऑडियंस चाहती है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट पर ही ध्यान दे। वैसे हमने अक्षय कुमार सर पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसे जाकर तुम जरूर देखना। तो ये था गाइस हमारा द मोस्ट हेटेड वर्सेस द मोस्ट लव्ड आउटसाइडर्स ऑफ बॉलीवुड। तुम इसी टॉपिक पर नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमने ऐसे ही सिमिलर टॉपिक पर नेपो किड्स पर एक वीडियो बनाई है, उसे भी तुम जाकर जरूर देखना। हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं राजीव कुमार साइनिंग ऑफ। ओके बाय।